हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टीवी। व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों की ज़हनी सेहत के हवाला से एक और टॉपिक, जिस पे आप लोगों को अक्सर परेशानी और बाज़-औक़ात शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। ये बच्चों के बिहेवियर में एक तब्दीली होती है और इसका नाम है कंडक्ट डिसऑर्डर। जो मेडिकली इसको नाम दिया गया इस प्रॉब्लम को, उसे कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। हमारे इस टॉपिक पे मज़ीद तफसील से रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ साहब मौजूद हैं, जो कि इस टॉपिक पे जो माहिरीन की जो राय है और जो तरीक़ा इलाज है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए हम मुअज़्ज़ज़ साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये सारा प्रॉब्लम है क्या और इस प्रॉब्लम की रीज़न्स क्या हैं और किस तरह से इसको संभाला जा सकता है, इसके इलाज क्या है। मुअज़्ज़ज़ साहब, कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? जी, खुदा उनका शुक्र, बिल्कुल ठीक। हम आपको अपने प्रोग्राम में दोबारा से वेलकम कहते हैं। आपका जो हमने पिछले प्रोग्राम में जो आपसे बातचीत की वो हमारे व्यूवर्स ने बहुत पसंद की और आज इसलिए हम आपके पास एक नया टॉपिक जो आपने हमें जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है वो है कंडक्ट डिसऑर्डर। तो आप ज़रा हमें हमारे व्यूवर्स के लिए बताइएगा कि आम अल्फाज में कंडक्ट डिसऑर्डर है क्या चीज़, या किसे कहते हैं ये? जी मिस्टर रुखसाना, बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया बात करने का। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस के जिन्होंने इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए। और सबसे पहले तो आज के टॉपिक की जब हम बात करते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर, जी, जैसे कि नाम से जाहिर है कि कंडक्ट डिसऑर्डर यानी बिहेवियर्स का ऐसा पैटर्न किसी भी बच्चे में अगर देखने को मिले जिसमें तशद्दुद का एलिमेंट नज़र आए। एक बच्चा जो कि मुसलसल तशद्दुद आमेज़ रवैये के साथ दूसरों के साथ डील कर रहा है, सही, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हर जगह अगर उसके रवैये में ये एलिमेंट है कि वो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा कर रहा है, गालम गलोच कर रहा है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है जिससे नेक्स्ट पर्सन को भी गुस्सा आ सकता है। सही, तो ये कंडक्ट की डोमेन में आता है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बहुत अलार्मिंग होते हैं। जैसा कि अगर एक बच्चा इस चीज़ में प्लेजर फील करता है किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी की प्रॉपर्टी को आग लगा के, किसी का नुकसान करके अगर वो खुश हो, दूसरों को तकलीफ पहुंचा के बच्चों को सुकून मिलता है, या उनको लगता है कि अब उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उन्होंने उसका अजाला कर लिया है। यस, इवन के एनिमल्स पे, क्योंकि एनिमल्स को जो कोई भी बच्चा हिट कर रहा होता है तो ऐसे रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता जैसे किसी इंसान के साथ करें, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं एनिमल। तो इन बच्चों में ये रवैया भी देखने को अक्सर मिलता है कि वो कैट को, डॉग को या जो भी एनिमल्स, आम तौर पे लोग उनसे प्यार कर रहे होते हैं, सही, ठीक है, लेकिन ये बच्चे क्या करेंगे, ये उनको हिट करेंगे, उनको जो है ना मार रहे होंगे। तो ये रवैया भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर बच्चा मुसलसल चोरी कर रहा है, धोखाधड़ी में इन्वॉल्व है, तो ये भी कंडक्ट डिसऑर्डर की एक अलामत हो सकती है। सही। तो ये मैंने एक जो ब्रीफ सा उसका इंट्रो दे दिया है कि कंडक्ट डिसऑर्डर होता क्या है, जिसमें बच्चे के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर ये चीज़ 18 साल की उम्र से कम के बच्चे में हम देखें तो उसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर कहेंगे। सही। लेकिन अगर यही चीज़ 18 साल से ऊपर की एज में हम किसी भी इंडिविजुअल में देखें तो इसको हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डोमेन में कैटर करेंगे। ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, मुअज़्ज़ज़ साहब, हमें ये बताइएगा जो हमारे माहिर नफ्सियात हैं उनका इसके बारे में क्या ख्याल है, वो क्या कहते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में? जी, कंडक्ट डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। किसी भी बच्चे में ये हम बिहेवियर देख रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि 18 साल की उम्र के बाद ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन जाता है। सही। तो लेटर ऑन भी उसकी लाइफ में इसके बहुत सीवियर किस्म के हमें जो आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। वो कहीं भी जॉब नहीं कर सकता वो पर्सन, कोई भी पर्सन अगर इन सिम्टम्स के साथ है तो उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी सोशल लाइफ सब डिस्टर्ब होती हैं। तो इसलिए टाइमली इसको जज करना कि ये बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है और ऑब्ज़र्व करने के बाद
हमें एक माहिर नफ्सियात को जो कंसल्ट करना चाहिए कि इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, सही, किस तरह से इसको डील करना चाहिए। तो माहिरीन नफ्सियात की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होती है। अगर पेरेंट्स इग्नोर कर रहे हैं मुसलसल तो वो रवैया वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। ठीक है। अच्छा मौज़ूद साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या हर बच्चा इनएप्रोप्रिएट रवैया ज़ाहिर करता है, और अगर हर बच्चा जो है वो ये रवैया ज़ाहिर करता है तो क्या उसे साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाना ज़रूरी होता है? जी देखें, कोई भी ऐसा रवैया जो कि इनअप्रोप्रिएट है, जो अनएक्सेप्टेबल है, सही, उसको देखना होता है कि ये कितने अरसे से है और क्या ये हर सेटिंग में है। क्या बच्चा किसी एक इंडिविजुअल के साथ ये रवैया अख्तियार कर रहा है या सबके साथ। जैसा कि बच्चा अपने बहन भाइयों के साथ भी ये रवैया शो करता है, दोस्तों के साथ भी, सही, स्कूल में भी, टीचर्स के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी। अगर तो वो मल्टीपल सेटिंग्स में ये रवैया शो कर रहा है तो हमें उस नामुनासिब रवैये को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर हमें एक माहिर नफ्सियात की जो है कंसल्टेशन से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो माहिर नफ्सियात के साथ डिस्कस करने से ज़रूर तलाश करना चाहिए। ठीक है। अच्छा मौज़ूद साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अगर कोई बच्चा वो सिर्फ फैमिली के कुछ मेंबर्स के साथ इस तरह का रवैया रखता है, लेकिन बाहर जब वो जाते हैं तो बाकी लोगों के साथ उनका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल होता है, एनिमल्स के साथ वो इस तरह का कुछ नहीं करे, सिर्फ कुछ लोगों के साथ, मतलब फैमिली है तो आपको पता है कि फैमिली के साथ बच्चे के कुछ और रिलेशन होता है, बाहर का कुछ और रिलेशन होता है। अगर बच्चा इस तरह का बिहेव जो है वो सिर्फ फैमिली के साथ रख रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या उसकी कोई और स्टेज है, कोई मतलब इनिशियल स्टेज है या किस तरह से? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ ये इशू है तो फिर हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या इशू है, कोई वजह होगी उसकी। ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पर्सन भी बच्चे के साथ एग्रेसिव है। ओके। ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, वो वजह फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे की तमाम लोगों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो, एक अच्छा रिलेशनशिप हो। इवन हम भी अपनी डेली लाइफ में देखें, हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। सही। और फ्रेंड्स तो हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं, लेकिन क्लोज फ्रेंड्स जो होते हैं जिनको हम बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। तो इसी तरह से बच्चों को भी ये मार्जिन दिया जाता है कि अगर तो किसी एक आध पर्सन से उसकी नहीं बन रही या उसकी सोच उससे नहीं मिलती या किसी भी वजह से बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसकी रैपो बिल्डिंग नहीं है उस पर्सन के साथ, तो हम उसको डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। ठीक है। बल्कि हम उसकी वजह जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि इसी पर्सन के साथ इसका ऐसा रवैया क्यों होता है। सही। और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बाज़ मखसूस टाइमिंग में इस तरह का रवैया होता है, तो उसके भी पीछे कुछ रीज़न्स होती हैं, वो कोई बीमारी नहीं है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उस ऐसी सूरत में साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, डिपेंड करता है कि एक तो सीवियरिटी लेवल देखना होगा, सही, और उसके अलावा जो है टाइम क्या है, कोई ऐसा ट्रिगर तो नहीं है एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से वो चीज़ होती है, या अगर कोई आप एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐड कर सकती हैं, कोई आपके माइंड में कोई ऐसा बच्चा है, उसका कोई बिहेवियर है, तो मैं उसके ऊपर मज़ीद अच्छे से आपको फॉर एग्जांपल एक बच्चा है छोटा, वो अपने किसी एक रिलेशन के साथ वो या तो खामोश हो जाता है उसकी किसी भी बात पे, ठीक है, वो कोई रिएक्ट नहीं करता, बस जस्ट दे हैव टू लुक एट द पर्सन लाइक स्टेयरिंग, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट स्टेयरिंग, he or she is just looking at that person, like mind blank हो गया बिल्कुल उसका। किसी दूसरे के साथ वो थोड़ा सा गुस्सा दिखा लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे को क्या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना ज़रूरी है या उसके पीछे कोई छोटी मोटी रीज़न होती है जो सॉल्व किया जा सकता है प्रॉब्लम घर पे? बिल्कुल, इस तरह की सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है कि हम हर बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं। सही। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो घर में ही रिजॉल्व की जा सकती हैं। ठीक है। हो सकता है कि उस इंडिविजुअल का
कोई ऐसा रवैया बच्चे के साथ ऐसा रहा हो जिसकी वजह से बच्चे का एक स्कीमा डेवलप हो गया सही कि ये पर्सन मेरे साथ एक अथॉरिटेटिव पर्सन मेरी लाइफ में है, क्या बच्चे को उससे डर हो, खौफ हो किसी वजह या से, फिर बाज़ औक़ात पेरेंट्स का जो है वो बिहेवियर बड़ा बॉसी सा होता है। बिल्कुल, वो बहुत पोलाइट भी होते हैं किसी एक टाइम में, और किसी एक टाइम में बहुत ज़्यादा बहुत गुस्सा भी उनको शो करते हैं। तो वो चीज़ जो है वो बच्चा अगर सेंसिटिव है तो उसके लिए वो रवैया जो है वो अनएक्सेप्टेबल है या वो उसको मैनेज नहीं कर पाता। तो बिल्कुल, और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं कि बच्चे के एंड पे ही प्रॉब्लम हो, सम टाइम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग ज़रूरी होती है। पेरेंट्स को गाइड करना पड़ता है कि अगर आप बच्चे के एक वेल बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए पेरेंट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स जिस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, लेटर ऑन वही चीज़ें वो सामने आ रही होती हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी बना रही होती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि कंडक्ट डिसऑर्डर की एक्चुअली वजूहात क्या होती हैं? क्योंकि एक हर बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा होता है, मतलब वही एक फिजिक होती है, बट अचानक से इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चों में कैसे हो जाते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है? क्या कोई हेल्थ इशू है उसमें, या कुछ एटमॉस्फेयर का है, आपकी पेरेंटिंग स्टाइल का कोई इशू है, क्या रीज़न क्या है उसकी? जी, कंडक्ट डिसऑर्डर की कोई भी एक वजह नहीं बताई जा सकती। सही। कंडक्ट डिसऑर्डर की मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि जेनेटिक फैक्टर, यानी कि वालिदैन में से अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, सही, उनको रहा है, या उनको कोई मूड डिसऑर्डर रहा है, ठीक है, बाइपोलर या डिप्रेशन, एंजाइटी, या वो कुछ ऐसी मेडिसिन लेते रहे हैं, उसके असरात भी बच्चों पे आ सकते हैं। ठीक है, या कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर रियलिटी कांटेक्ट नहीं होता, उसके लिए जो साइकेट्रिक मेडिकेशंस होती हैं उनके बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सही। तो ये जेनेटिकली भी ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी वजूहात भी होती हैं जो कि पेरेंट्स की वजह से बच्चों में ये रवैये देखने को मिलते हैं, जैसा कि अगर वालिदैन बच्चे को मुसलसल निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उसको जितनी अटेंशन चाहिए उतनी नहीं दे पा रहे, ठीक है, बाकी बच्चों की वजह से या उनकी अपनी मसरूफियात की वजह से एक बच्चा अनकॉन्शियसली, वालिदैन चाह के ये नहीं कर रहे होते, लेकिन उनकी अपनी मसरूफियात या अपने वो सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एक बच्चा इग्नोर हो रहा होता है। मुसलसल इग्नोर होने की वजह से वो बच्चे के अंदर वो चीज़ें उसके अंदर जमा होती जाती हैं और अचानक से फिर वो जब ब्रस्ट आउट होती हैं तो फिर वो हमें लगता है कि ये तो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आ रहा है, ये बच्चा तो लड़ाई झगड़ा करता है, ये वालिदैन से बदतमीज़ी करता है। तो उसकी वजूहात पीछे समटाइम पेरेंटिंग में भी होती हैं। उसके अलावा अगर बच्चे के साथ अब्यूज़ हुआ है, अब्यूज़ फिज़िकल हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अनएक्सेप्टेबल थी बच्चे के लिए, वक्ती तौर पे बच्चे ने एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन लेटर ऑन लाइफ में वो कभी भी सामने आ सकती है। तो इस तरह से मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसकी वजूहात में है, वो है पॉवर्टी, यानी गुर्बत। गुर्बत भी इसकी एक बहुत प्रोमिनेंट वजह है। अगर गुर्बत का सामना करते करते बच्चे की एक उसकी जो पेरेंटिंग हुई जो है, उसकी जो कुव्वत बर्दाश्त है वो एक वक्त आता है जब वो ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी वजूहात में से कोई भी एक वजह हो सकती है जो कि बच्चे को लीड करे कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ। सही। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ मौज़ा साहब कि ये बताइएगा, हमारे माशरा में जैसा कि एक रुझान है कि नस्ल दर नस्ल फैमिली में ही शादियाँ की जाती हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या मतलब इस तरह का कोई प्रॉब्लम बच्चों में हो सकता है? जैसे आपने बात की कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्या इस तरह की शादियों में मुसलसल जो एक ही फैमिली में शादियाँ की जा रही होती है, अपने ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करनी, उसकी वजह से इस तरह का कोई प्रॉब्लम बच्चों में हो सकता है? देखिए, कुछ ऐसी वैलिडेशंस हमें मिलती हैं कि जैसा कि कज़न मैरिजेस में चांसेस होते हैं, हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये ही वजह है। जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल रीजंस हैं, उनमें से कोई एक हो सकती है। तो कज़न मैरिजेस की वजह से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में से सम टाइम कुछ ऐसा जो है ना वो सामने आ सकता है आउटकम, लेकिन हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि यही वजह है, ये जो फैमिली में मैरिज हुई है इसकी वजह से बच्चे के अंदर ये डिसऑर्डर है। तो इट इज़ पॉसिबिलिटी,
नॉट 100%। ठीक है। मेरा पूछने का ये मतलब था कि क्या मतलब इस तरह के मैरिजेस में इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। मौजूद साहब हमें ये बताइएगा कि कंडक्ट डिसऑर्डर का तरीका इलाज क्या है या इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। जी, कंडक्ट डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए हमें सबसे पहले तो बच्चे की एज को देखना होता है। सही। कि क्या उसकी इतनी कंप्रीहेंशन है, इतनी इंसाइट है उसको, तो फिर हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की तरफ जाते हैं, जिसमें बच्चे के जो थिंकिंग एरर्स होते हैं, जो थिंकिंग उसका पैटर्न होता है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। और उसके अलावा पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सही, यानी वालिदैन को बच्चे के इन बिहेवियर्स को मैनेज करने के लिए ट्रेन किया जाता है, सही, गाइड किया जाता है कि ये चीज़ आपकी तरफ से जा रही है और बच्चा इसको पिक कर रहा है। ओके। और उसके नतीजे में बच्चे के ये वाले बिहेवियर्स आ रहे हैं, तो पेरेंट्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। डिटेल में बच्चे के प्रॉब्लम के मुतालिक वालिदैन को काउंसल किया जाता है। सही। कि आप अपने डेली रूटीन में ये चीज़ें करें, ये चीज़ें बच्चे के सामने ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर घर में किसी न किसी बात के ऊपर वालिदैन का आपस में झगड़ा हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ें कोशिश करें कि बच्चे के सामने ना हो। ओके। ठीक है, आपको अपनी कोई भी बात डिस्कस करनी है, आप सेपरेट होके जहाँ पे बच्चे मौजूद ना हों आप डिस्कस कर लें उसको, जिस तरह से भी आपको रिजॉल्व करना बेहतर लगता है। ठीक है। लेकिन बच्चों के सामने ये चीज़ें ना हों। सही। उसके अलावा सोशल स्किल ट्रेनिंग, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरह से सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ सोशलाइज करना है, कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जिसके ऊपर आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। ठीक है। अगर तो ये चीज़ें बच्चे को सिखा दी जाएं तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल यानी कि आम लोगों की तरह ही वो उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है। अगर बच्चे को ये लर्निंग ही नहीं उसकी करवाई गई, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई कि मुझे किस तरह से बिहेव करना है, तो वो इन्वायरमेंट से जो सीख रहा है एज इट इज़ उसको वो करता जाएगा। ठीक। जब हम बच्चे को एक ट्रेनिंग वाले माहौल में, जिसमें एक स्पेसिफिक टारगेट को सामने रख के चीज़ें करवा रहे होते हैं, तो फिर बच्चे को भी समझ आती है कि मुझे ये चीज़ करनी है और ये नहीं करनी। ठीक है। वो क्लियर उसको मैसेज जा रहा होता है। लेकिन अगर हम बच्चे को एक चीज़ के ऊपर डांट रहे हैं, फॉर एग्जांपल वालिदा एक बात के ऊपर बच्चे को डांट रही है, बिल्कुल, वालिद आया उसी बात के ऊपर वालिद ने रीइंफोर्स कर दिया, वो चीज़ दे दी। ठीक है। तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ये चीज़ ठीक है या गलत है। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चे के जहन में एक कॉन्सेप्ट और भी बनता है कि माँ हमेशा गलत ही है। फॉर एग्जांपल, अगर मदर ने मना किया, क्योंकि बच्चों की तरबियत का जो सारी जिम्मेदारी है वो मोस्टली हमारी सोसाइटी में मदर्स के ऊपर ही होती है। फादर ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं बच्चा देखूँ या उसकी तरबियत करूँ, तो माँ का जो एक तसव्वुर उसके जहन में बनता है वो यही होता है, इसने हमेशा इनकार ही करना है। और वो जो अभी हमने बात की थी, हमने एक बात की कि बच्चे का रवैया जो है वो किसी एक पर्सन के साथ डिफरेंट होता है, तो वो भी शायद वो यही वजह होती है कि जो बच्चा घर में उसके साथ ना सही, लेकिन वो एक पर्सन का जो है वो दूसरी पूरी फैमिली के साथ या बाकी लोगों के साथ जब वो एक बिहेवियर देखता है तो वो उसके जहन में उसकी पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाती है। वो उस पर्सनैलिटी के बारे में कुछ इस तरह के नेगेटिव ख्यालात रखता है कि ना वो उनको जवाब दे पाता है और ना वो वहाँ से मूव ऑन कर सकता है। तो शायद इसलिए भी इस तरह का रवैया उनका होता है। बिल्कुल, ये भी पॉसिबिलिटी है और ऐसा हो सकता है। मोस्टली हमारे पास भी जब क्लाइंट्स आ रहे होते हैं तो हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चा किसके साथ ज़्यादा अटैच है, सही, किसके साथ इसकी नहीं बनती। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही कोई भी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज किया जाता है। सिर्फ एक सिम्टम की बेस पे हम डायग्नोज नहीं करते। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली ही काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाती है कि ये जो है ना एरिया, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि लोगों को इस चीज़ में भी अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास। अच्छा, ये भी चीज़ देखें, अभी हम ये भी थोड़ा सा इसको भी व्यूअर्स के लिए आसानी कर दें कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो दोनों दो अलग अलग फील्ड हैं। हम अक्सर कंफ्यूज, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, हमें ज़रूरत किसकी है। तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे आप क्लियर कर दीजिएगा, थोड़ी इसकी डेफिनेशन बता दें कि क्या है। जी बिल्कुल।
जैसा कि कंडक्ट डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, तो कंडक्ट डिसऑर्डर में भी सम टाइम हमें मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। सही। और वो किस सूरत में होती है? अगर तो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, यानी कि कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ साथ कोई और सीवियर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। सही। जैसा कि इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा है, बच्चा टिक के बैठ ही नहीं पाता कहीं पे, ठीक है। उसके बिहेवियर बहुत अग्रेसिव लेवल पे हैं, जहाँ पे बच्चे को थोड़ा काम डाउन करने की ज़रूरत है। ओके। थेरेपी के लिए भी बच्चे को सेशन में बिठाना है ना, सही। तो बच्चा जब बैठने के लेवल पे आएगा ही नहीं, तो थेरेपी कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए फिर मेडिकेशन, जो कि साइकेट्रिक मेडिसिन जिसको कहा जाता है, सही, या उसके अलावा ADHD है या बाइपोलर है, ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसके लिए हमें मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होती है। इसको हम साइकेट्रिक मेडिकेशन कहते हैं। सही। ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है। अगर तो चीज़ें मैनेजेबल हैं, जिसमें किसी भी पर्सन की थॉट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि बच्चा या कोई भी बड़ा वो अगर इस बात को समझ ही नहीं रहा कि ये गलत है या सही है, तो उसको हम काउंसलिंग नहीं दे सकते, पहले हम मेडिकेशन की तरफ भेजेंगे। जब थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तो फिर हम काउंसलिंग करेंगे, साइकोथेरेपी करेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसके अंदर बच्चे को इनसाइट दी जाएगी कि देखो ये जो आपका बिहेवियर है ना, इसकी ये वजूहात हो सकती हैं। अगर कोई पर्सन आपके साथ एग्रेसिव है या किसी बात पे आपको गुस्सा आता है। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, मौजूद साहब, शायद हमें पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है ना, फिर उसके बाद हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे? ये ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास, कंडीशन के ऊपर बेस करता है कि अगर बहुत सीवियर कंडीशन है ना, तो आप बेशक साइकोलॉजिस्ट के पास भी चले जाएं, वो आपको भेजेगा साइकेट्रिस्ट के पास। सही। ठीक है। अगर साइकेट्रिक मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है तो साइकेट्रिस्ट आपको भेजता है कि इसको काउंसलिंग या थेरेपी की ज़रूरत है। वो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पर्सन को एंजाइटी या डिप्रेशन जो कि मैनेजेबल है वो हो रही है और साइकेट्रिस्ट उसको जो है ना वो मेडिकेशन देना शुरू कर दें। तो क्योंकि इन मेडिकेशन जितनी भी मेडिसिन हैं साइकेट्रिक, उनके बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हर पर्सन के साथ कि उसका सीवियरिटी लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रेफ़र करते हैं। ठीक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी मालूमात हैं हमें आज इस प्रोग्राम के ज़रिए से मिली। हम मज़ीद आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रोग्राम की कमी के बायस हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। और व्यूअर्स, हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपके इस टॉपिक के हवाला से कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। हमारे स्पीकर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और आपसे बात करके और हमारे प्रोग्राम में आकर आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हमारा यही फोकस होता है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वेलफेयर ट्रस्ट, कि हम लोगों को अवेयरनेस दें। सही। जितने भी जहनी मसाइल हैं या जितनी भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनके ऊपर अवेयरनेस जितनी दी जाएगी, लोग उसको अपने आप से रिलेट करके उससे रिलेटेड जहाँ से हेल्प मिल सकती है वो अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल अपने प्रॉब्लम्स को आप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ज़हनी तौर पर पुरसकून नहीं हैं, सेहतमंद नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी खुशी से और प्रॉपर तौर पर कैसे गुजार सकते हैं? तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मौजूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत बातों के लिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत शुक्रिया। हम आपके पास दोबारा किसी और टॉपिक के लिए ज़रूर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.